आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ द डर्मावाइल्स। टेस्ट ऑफ द डर्मावाइल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हार्डी का एक मोस्ट फेमस उपन्यासों में से एक उपन्यास है, टेस्ट ऑफ द डर्मावाइल्स। और इसमें जो कहानी है वो टेस की स्टोरी है। दोस्तों, ये जो टेस है ये कौन है? टेस को प्योर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है टेस को? टेस को प्योर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नॉवेल है इसका पूरा टाइटल है हमारा दोस्तों, टेस ऑफ द डर्मावाइल्स, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। दिस इज़ द नॉवल बाय थॉमस हार्डी। हार्डी का, जैसे कि हार्डी जानते हैं आप, एक पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट हैं, तो उनका ही लिखा हुआ ये एक फेमस नॉवल में से आता है। अब इसकी स्टोरी जो सेट है दोस्तों, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? सबसे बड़ी बात तो ये कि समाज में एक नई सोच को जगह देती है ये। और किस तरह की सोच कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी को लेकर, कि अगर इस किसी लड़की या किसी स्त्री के साथ कुछ गलत हो जाता था तो उस कंडीशन में समाज उसका तिरस्कार कर देता था। लेकिन यहाँ पर एक नई सोच हार्डी ने दी कि अगर जो कुछ ऐसा हुआ है और वो काम इंटेंशनली उस लड़की ने नहीं किया है, उसके साथ बाय फोर्स किसी ने सेड्यूस किया या फिर रेप किया, तो ऐसी कंडीशन में उसको जीने का पूरा अधिकार है और अपनी आगे की जो उसका जीवन है उसको लीड करने का उसका पूरा राइट है। तो इस मैसेज को रिप्रेजेंट करता है ये जो नॉवल है, टेस ऑफ द डर्मावाइल्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो दोस्तों नॉवल है टेस जो है, अगर जो हम इसकी बात करें टेस की, तो ये हमारा 7 फेजेस में बटा हुआ है। 7 फेजेस में बटा हुआ है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट आर द 7 फेजेस ऑफ द टेस ऑफ द डर्मावाइल्स। टेस ऑफ द डर्मावाइल्स के 7 फेजेस कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट फेज कम, जो पहला फेज है हमारा, वो हमें देखने को मिलता है द मेडन के नाम से। जो फर्स्ट फेज है वो क्या है? वो मेडन है। और दूसरे फेज की बात करें तो दोस्तों दूसरा फेज आ जाता है मेडन नो मोर। और तीसरे फेज़ की बात करें दोस्तों, तो तीसरा फेज़ हमारा आता है द रैली। चौथे फेज़ की बात करें तो चौथा फेज़ आता है द कॉन्सिक्वेंस। और इसका 5th फेज़ आता है द वुमेन। और 6th फेज़ आता है द कन्वर्ट। और 7th फेज़ की बात करें दोस्तों, 7th एंड द लास्ट फेज़ वी कैन से दिस इज़ द फुलफिलमेंट। ये फुलफिलमेंट वाला फेज़ है। तो देयर आर 7 फेजेस। ये 7 फेज़ हैं जो कि टेस्ट ऑफ द डर्मावाइल्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये एक फेज़ का नाम दे दिया कि विच फेज़, कौन सा फेज़ है ये, या फिर कौन से सेक्शन को ये बिलोंग करता है, ये आपको बताना है इसमें। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट कर लेना। पहला फेज़ द मेडन के नाम से, जो दूसरा फेज़ मेडन नो मोर के नाम से, तीसरा फेज़ द रैली के नाम से, चौथा फेज़ द कॉन्सिक्वेंस के नाम से, पांचवा फेज़ द वुमेन के नाम से, और छठा फेज़ द कन्वर्ट के नाम से, और सातवां फेज़ फुलफिलमेंट के नाम से। सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस, वी कैन द 7 फेजेस ऑफ दिस नॉवल। ये 7 फेजेस हैं इस नॉवल के। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉवल हो जाता है दोस्तों। 1891 में ये नॉवल जो था ये पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1891 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था। और स्टोरी जैसे कि आप जानते हैं वेसेक्स की है, और हार्डी की जो अधिकतर कहानियाँ होती हैं वो वेसेक्स की कहानियाँ होती हैं। तो ये भी वेसेक्स में स्टोरी जो है इसकी भी वेसेक्स में ही सेट है। टेस जो कि ओल्डेस्ट चाइल्ड है जॉन और जॉन डर्बीफील्ड की, ठीक है ना, जो कि अनएजुकेटेड पीजेंट्स के रूप में है, अशिक्षित जो किसान हैं उनके रूप में है। कौन? जॉन और जॉन, JOHN जॉन, और जॉन डर्बीफील्ड जो है उनकी बेटी है टिस। अब क्या होता है, टिस एक दिन जो है एक विलेज में पार्टिसिपेट करती है, और विलेज में जो वो पार्टिसिपेट करती है दोस्तों मे डांस में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ में वो पार्टिसिपेट करती है? मे डांस है। मे डांस में विलेज में जो टिस है वो पार्टिसिपेट करती है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात एंजल क्लेयर से हो जाती है। किससे हो जाती है? एंजल क्लेयर से हो जाती है, जो कि जेम्स क्लेयर का यंगेस्ट सन है। एंजल क्लेयर किसका सन है? जेम्स क्लेयर का यंगेस्ट सन है। और एंजल जो है वहाँ पर घूमने आया हुआ होता है अपने 2 भाइयों के साथ। और उसी सिचुएशन में जो एंजल है, एंजल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि थोड़ा सा वो अपने आप को शो करता है,
शो ऑफ रिप्रेजेंट करता है। और एंजिल जो है उस समय जो लड़कियां होती हैं वहाँ पर, जो गर्ल्स होती हैं मौजूद, उनके साथ वो डांस करता है। अब टिस उसको देखती है, एंजिल को देखती है। टिस को एंजिल एक नज़र में अच्छा लगने लगता है और वो टिस इच्छा जाहिर करती है अपनी, वो एंजिल के साथ डांस करने की। किस चीज़ की इच्छा जाहिर करती है? एंजिल के साथ डांस करने की टिस इच्छा वो अपनी जाहिर करती है। लेकिन जो एंजिल है वो उससे ये कह देता है कि शी इज़ टू लेट टू डांस विद हर। वो ये कह देता है कि वो बहुत देर हो चुकी है, अब उसको निकलना है, और इस वजह से वो जो है उससे उसके साथ डांस नहीं कर पाती। अब टिस जो है वो बेचारी थोड़ी परेशान हो जाती है, और जो फादर हैं, जो उसके फादर हैं वो बाहर गए हुए हैं, और रात का दोस्तों ये समय है, रात का समय है। उसे कहाँ जाना है? उसे जाना है अपने घर जाना है। और उनका जो घोड़ा था, जो फैमिली हॉर्स था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि टिस के फैमिली हॉर्स का नाम क्या था। टिस के फैमिली हॉर्स का नाम प्रिंस था, और जिसका एक एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई थी। प्रिंस की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो अब उसको मतलब ले जाने का भी कोई साधन वहाँ पर एक तरह से नहीं था। और जो टिस है उस समय बड़ी परेशान हो जाती है कि अब वो करे तो क्या करे। और इसी बीच में वहाँ पर उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है एलिक। ठीक है ना? कौन मिलता है? एलिक मिलता है। और एलिक कौन है? जो डर्बर वाइल्स हैं, मिसेस डर्बर वाइल्स, उनका लिबर्टाइन सन है एलिक। और एलिक मिलता है। एलिक जैसे कि अपना इंटरेस्ट शो करता है टिस को लेकर, और टिस जो है बिल्कुल मना कर देती हैं उससे कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती। और उसको, टिस को वैसे भी डर है, टिस को इस बात का भी डर है कि अगर जो टिस उसके साथ जाती है तो कहीं वो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। इस बात का टिस को एहसास था, लेकिन टिस के पास ऑप्शन कुछ नहीं होता है। टिस के पास ऑप्शन कुछ नहीं होता है उसके पास जाने के अलावा। तो अब टिस क्या करती है? टिस उसके साथ चली जाती है। जब वो ये कह देता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो अब टिस जो है उसके साथ चली जाती है। इसी बीच में जब टिस वहाँ पर जाती है तो जो ये एलिक है, जो एलिक का कैरेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, एलिक क्या करता है? एलिक टिस के साथ सेड्यूस करता है दोस्तों। टिस के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है, और ये कहकर कि वो रास्ता भटक गया है, वो ये झूठा बहाना उसको बनाता है कि वो रास्ता भटक गया है, और अब जो है वो उसके साथ मतलब जो सेड्यूस करता है। अब टिस बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है, और जब टिस परेशान हो जाती है तो उस परेशानी में वो बेचारी बहुत घबराई सी और इस बुरी हालत में अपने घर लौट कर आती है। और जब वो घर लौट कर आती है तो उस समय वो जब अपनी आप बीती बताती है, तो उस समय उसके जो फादर हैं वो उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, और इसके साथ साथ उनको ये लगता है कि ये तो भाई परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब लेकिन करे तो करे क्या? अब टिस जो है, लेकिन जो उसको बच्चा होता है, टिस का एक बच्चा भी होता है दोस्तों, उस रिलेशन से टिस को एक बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे को वो जो है पालने का निश्चय करती है। अब ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि टिस जो है, जो टिस को बच्चा होता है उसकी कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो जाती है वैसे तो, लेकिन जो लास्ट नाइट था जिसमें वो अलाइव हुआ था, उसी रात को जो टिस है उसको बैप्टिज्म सेरेमनी खुद ही वो उसकी सेरेमनी करती है। और इसके साथ साथ जो बॉय है, जो लड़का है, उसको सोरो नाम दिया जाता है। याद रख लेना दोस्तों, टिस के बेटे का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है। टिस के बेटे का नाम क्या था? सोरो जो था वो टिस का बेटा था, यानी कि दुख, और दुखी था वास्तव में। और क्या था वो? तो वो जो सोरो होता है वो उसका बेटा होता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। अब इसी बीच में और जो टिस है अब नियर अबाउट 20 की हो चुकी है, और
वो एक मिल्क मेड के रूप में काम करने लगती है। मिल्क मेड के रूप में वो कहाँ काम करती है? मिस्टर और मिसेस क्रिक, मिस्टर और मिसेस क्रिक के यहाँ पर, जो कि एक डेयरी थी, टैलबोथिस डेयरी। ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टैलबोथिस डेयरी जो था वो किस उपन्यास का पार्ट है? तो आपका आंसर होगा टिस ऑफ द डर्बाविल्स का। तो टैलबोथिस डेयरी पर टिस काम करती है, और किसके यहाँ पर? मिस्टर एंड मिसेस क्रिक के यहाँ पर। और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी बनती हैं, जैसे कि इज़, रेटी, मैरियन जो हैं, और उनकी फ्रेंड बनती है। और वहाँ पर उसकी दोबारा से मुलाकात हो जाती है उसी चार्मिंग बॉय से जिसका नाम था एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर से मुलाकात हो जाती है, वही एंजल क्लेयर जिसके साथ टिस ने डांस करने की इच्छा जताई थी। और ये जो एंजल क्लेयर है, ये उस स्थान पर क्यों गया हुआ है? जो टैलबोथिस डेयरी है वहाँ पर क्यों गया हुआ है? तो दोस्तों ये एक अप्रेंटिस पर है, और ये डेयरी मैनेजमेंट में जो है वर्क कर रहा है, डेयरी मैनेजमेंट को सीख रहा है। तो उस डेयरी मैनेजमेंट को सीखने के लिए ये टैलबोथिस डेयरी पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात किससे होती है? टिस से होती है। एंजल जो है कुछ दिन जो डेयरी से अलग हो जाता है, इसी बीच में जो टिस है, टिस की इच्छा होती है एंजल को देखने की, और टिस एंजल के बिना अपने आप को ऐसा फील करती है कि मतलब उसके बिना कि समथिंग शी हैज़ लॉस्ट, कि कुछ चीज़ उसने खो दी है। अब जब एंजल वापस आता है तो टिस की आंखों में वो उसके प्रति प्रेम को पढ़ लेता है। और वैसे दूसरी बात ये थी कि एंजल भी टिस को पसंद करता था। तो एंजल जो है टिस से ये कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब टिस की तो मानो जैसे एक तरह से लॉटरी लग गई, लेकिन टिस कैसे कह दे, क्योंकि टिस तो ऑलरेडी एक बहुत ही क्राइसिस में जी रही थी। और उसकी अब स्थिति क्या थी? क्योंकि वो क्या थी, वो अपने आप को ये समझने लगी थी कि उसने अपनी प्योरिटी को खो दिया है। अब एंजल उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? और एंजल भी उसको एक वर्जिन गर्ल के रूप में लेता है कि वो एक वर्जिन है। बट जो टिस है, टिस के साथ जो कुछ हुआ था उसको हम सभी जानते हैं कि टिस के साथ क्या हुआ था, और उस कंडीशन में टिस वर्जिन तो नहीं थी। अब टिस जो है ये डिसाइड करती है कि वो अपनी जो सच्चाई है वो एंजल को बता दे, ठीक है ना, वो एंजल को बता दे। अब इसी बीच में जो इन दोनों की शादी का भी फैसला होता है, लेकिन टिस उससे पहले ये चाहती कि वो एक लेटर लिखती है, और उस लेटर में वो डिस्क्राइब करती कि जो उसके साथ क्या क्या घटित हुआ था, वो सारी बातें जो है उस लेटर में डिस्क्राइब करती है। अब वो जो लेटर होता है दोस्तों, वो जो है वो एक तरह से बेड पोस्ट पर जो रखा हुआ था, हवा तेज चलती है, वो नीचे की तरफ सरक जाता है और वो लेटर नीचे आ जाता है। अब जब वो लेटर नीचे आ जाता है और इसी बीच में इनकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद में जो सच है वो एंजल के सामने आ जाता है। क्योंकि एंजल को क्या था, एंजल को ये पता था कि टिस प्योर है, और टिस ने ये कहा था कि अगर जो तुम मेरी बात को जान लोगे, मेरी चीज़ों को समझ लोगे, तो तुम हो सकता है मुझसे शादी ना करो। तो लेकिन टिस ने अपनी सारी बातें उस लेटर में खुलासा कर दिया था। लेटर एंजल ने पढ़ा नहीं, लेकिन बाद में वो जो स्थिति थी वो एंजल के सामने जो है वो आती है। अब टिस जो है, टिस को वो निकाल दिया जाता है वहाँ से। अब टिस अपने घर पर लौट आती है। उसके पेरेंट्स जो होते हैं, टिस के पेरेंट्स, टिस के साथ जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा उसको डांटते हैं, और कि हमने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि ऐसा कुछ मत करना, लेकिन बेचारी टिस क्या करे। अब टिस जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जब वो परेशान हो जाती है तो यहाँ पर जो टिस है, टिस अब फिर से काम चालू कर देती है। और ये जो दोस्तों टिस जो काम करती है, क्यों करती है? परिवार की स्थिति के लिए, परिवार को एक हेल्पिंग हैंड देने के लिए टिस ने दोबारा से काम करना चालू कर दिया था। अब जब ये टिस जब काम कर रही होती है, दोबारा से काम कर रही होती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एलिक से होती है। एलिक जो है यहाँ पर टिस का बार बार शोषण करता है, और जब बार बार एलिक जो है टिस का शोषण करता है, तो उस समय जो ये टिस है ये चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। क्यों? क्योंकि उसको काम चाहिए था, और काम और कहीं था भी नहीं वहाँ पर। और उस समय उसकी जो माँ की हालत थी वो भी ख़राब हो रही थी,
और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इस वजह से टिस जो है वो चाहकर ना चाहकर भी जो है एलिक का शिकार होती रहती है। अब दोस्तों लेकिन दृश्य में परिवर्तन होगा भी। अब एलिक जो है वो टिस को अपने साथ रखना चाहता है, ये कहकर कि अब मैं बदल चुका हूँ, ठीक है, और अब मेरे साथ वो कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, अब मेरे साथ वो कंडीशन नहीं है, तो अब मैं बदल चुका हूँ। तो वो ये बात उससे कहना चाहता, मतलब वो ये कहता है तो और तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब क्या होता है, दोनों के दोनों जो एलिक हैं और जो टिस हैं, एलिक और टिस जो है वो एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के दोनों एलिक और टिस जो हैं एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस बीच में सब कुछ सही चल रहा था, हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। उसी बीच में जो एंजिल है, एंजिल को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। एंजिल को ये एहसास होता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो किया है, मैंने कुछ गलत किया है और मुझे अब जो है वहाँ पर लौट जाना चाहिए। और जब वो वहाँ पर जाता है तो जो टिस है वो उससे साफ साफ मना कर देती कि तुमने आने में बहुत देरी कर दी। और अब तो वो किसके साथ रह रही है, एलिक के साथ रह रही है। और दोस्तों ये जो टिस थी एलिक के साथ कहाँ रह रही थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये रह रही थी सैंडबॉर्न में, जो कि एक रिजॉर्ट था सैंडबॉर्न में ये एलिक के साथ वहाँ पर रह रही थी। तो वो इस चीज़ को मना कर देती है, मतलब कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। और जब वो अंदर जाती है, एलिक के पास पहुँचती है, एलिक का चेहरा देखती है, तो उसको ये लगता है कि यही एलिक है, कि इसने पहले तो मुझसे एंजिल को छीना ही छीना था, इसने अब दोबारा जब एंजिल मेरे पास आया है, इसने फिर से मेरे से एंजिल को छीन लिया है और एंजिल जो है अब उसके पास कभी नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ये एक इमोशनल टच हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जब वो इस बात को कहती है कि अब वो जो एंजिल है वो उसके पास कभी नहीं आएगा। अब इसी बीच में जो एंजिल है, एंजिल की वो हत्या कर देती है, सॉरी एलिक की वो हत्या कर देती है और एलिक को मारकर वो किसके साथ आ जाती है, वो एंजिल के पास आ जाती है और एंजिल को वो सब कुछ बता देती है जो उसने किया था। और उसको उम्मीद थी कि एंजिल अगर जो उससे प्यार करता है तो वो उस चीज़ का विश्वास करेगा, उसका विश्वास करेगा और उसका साथ देगा। और वो यहाँ तक कि ये भी सच उसको बता देती है कि उसने उसको मार दिया है। अब इसी बीच में दोनों एक साथ भागते हैं दोस्तों। तभी उनको एक जैसे एक पुराना किला टाइप का होता है, एक एम्प्टी मैंशन वो मिलती है, एक पुरानी हवेली सी हम इसको कह सकते हैं। वहाँ पर वो 5 दिन 5 डेज दोनों एक साथ लविंग डेज भी अपने व्यतीत करते हैं। 5 दिन जो है अपने एक साथ व्यतीत करते हैं, प्यार भरे दिन होते हैं उनके। और इसी बीच में लेकिन वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और जो पुलिस होती है वो एक दिन उनको घेर लेती है और पुलिस कहती है कि हमने, वही फिल्मी डायलॉग दोस्तों, कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब एंजिल कहता है कि सुबह होते ही वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगी। अब पुलिस के हवाले हो जाती है, कोर्ट केस चलता है। अब केस में दोस्तों जो टिस है, टिस से पूछा जाता है कि क्या वो कोई वकील करना चाहेगी। टिस उस चीज़ के लिए मना कर देती है और अपने गिल्ट को स्वीकार कर लेती है, हाँ मैंने ही एलिक को मारा है। अब टिस जो है इसी बीच में उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन दूसरा ही दृश्य हमें ये दिखाई पड़ता है, एक तरफ तो टिस को फांसी की सज़ा दी जा रही है और दूसरी तरफ लीज़ा लू है। लीज़ा लू ये कैरेक्टर के रूप में हमें देखने को मिलती है। मतलब ये कौन है, लीज़ा लू के हाथों में जो एंजिल का हाथ है ये देखने को मिलता है हमें कि लीज़ा लू के हाथों में किसका हाथ है, एंजिल का हाथ है। तो अब ये जो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ, जबकि जो एंजिल था वो किससे प्यार करता था, एंजिल तो टिस से प्यार करता था। नाउ व्हाई ही चेंज्ड हिज डिसीजन, और या फिर हिज पार्टनर, अब क्यों चेंज कर दिया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई तो वो किसी दूसरे के साथ चला गया। दोस्तों इसमें एंजिल की कोई गलती नहीं थी, इसमें एंजिल की जरा सी भी कोई फॉल्ट नहीं थी। इसमें क्या था यहाँ पर कि जब वो उनके साथ गया तो वहाँ पर जब वो रात में रहा था किसके साथ, टिस के साथ, तो टिस ने प्रॉमिस किया था कि मेरा परिवार गरीब है और आर्थिक स्थिति भी बहुत तंग है और मैं नहीं चाहती कि जिन परिस्थितियों से मैं होकर गुजरी हूँ उन परिस्थितियों से मेरी बहन लीज़ा लू भी होकर गुजरे। याद रख लें दोस्तों, लीज़ा लू, मेरी बहन लीज़ा लू भी होकर गुजरे। तो मैं ये चाहती हूँ
तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी बहन लीजा लू है उससे तुम शादी कर लो। तो यहाँ पर जो एंजिल है वो लीजा लू के साथ हाथों में हाथ पकड़कर इसी वजह से दिखाई देता है क्योंकि टेस ने उससे वादा लिया था। और दोस्तों इसी के साथ ये जो नॉवेल है इसका एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।